शाम के 6 बज गए हैं। वक्त हो गया है लोकतंत्र का। मैं हूं आपके साथ अंकित त्यागी। आज लोकतंत्र में जो हमारी कवर स्टोरी है वो केरला से है, क्योंकि वहां पर कोरोना के जो केसेस हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं और उसको लेकर एक बड़ी चिंता है। आप शायद सोच रहे होंगे दिल्ली में बैठे, लखनऊ में बैठे हुए, पटना में बैठे हुए, आपको किस बात की फिक्र? केरला में वहां पर अगर केस बढ़ रहे हैं तो उससे आपके लिए क्या खतरा बढ़ रहा है? हम आपको आज बताएंगे कि इससे आपको भी डरना चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि सबके लिए बेहद जरूरी है यह समझना और इस बात का आकलन करना कि केरल में ऐसा क्यों हो रहा है और उससे खतरे पूरे देश के लिए। जो केरला में जो खबर है वो हमने लोकतंत्र की कवर स्टोरी इसलिए उसको सोचा कि आज आपको उसके बारे में विस्तार से बात करें, क्योंकि चाहे आप देश के किसी भी हिस्से में रहते हो, यह खबर सीधी आपसे जुड़ी है। केरला में पिछले 24 घंटे में 24,000 से ज्यादा लोग कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। 173 लोगों की जान चली गई है। और एक बड़ा सवाल इसलिए उठता है कि देश के अंदर जब आज 37,000 केस आए हैं, उसमें से अगर 24,000 एक ही राज्य से आ रहे हों, तो क्या वो राज्य किसी तरीके से पूरे देश में तीसरी लहर का सेंटर तो नहीं बनने वाला? ये सवाल बेहद जरूरी है कि क्या केरला के कारण पूरे देश में तीसरी लहर आ सकती है। आज हम आपको ये भी बताएंगे कि किस तरीके से केरला में आखिर जो गलती है वो किस कारण से हुई, केसेस क्यों इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं। और आपको सोचने, मुझे लगता है कहीं ना कहीं सोचने में मजबूर होना ही होगा कि अगर आप भी ऐसी गलती करेंगे तो आपके मोहल्ले में, आपके शहर में, आपके राज्य में भी ऐसी ही एक स्थिति उत्पन्न हो सकती है जब केसेस इतने तेजी से बढ़ते जाएं। सबसे पहले अपनी कवर स्टोरी पे जाने से पहले इस वक्त की 6 बड़ी खबरें। पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के निधन पर संवेदना जताने पर एएमयू में लगे विवादित पोस्टर, कुलपति की निंदा वाले पोस्टर की जांच कराएगी यूनिवर्सिटी। बॉम्बे हाईकोर्ट से नारायण राणे को मिली राहत। कोर्ट ने नासिक में दर्ज एफआईआर मामले में गिरफ्तारी पर रोक लगाई। 17 सितंबर को केस की सुनवाई। अमरिंदर के नेतृत्व में लड़ा जाएगा 2022 का पंजाब चुनाव। पंजाब कांग्रेस प्रभारी हरीश रावत का बड़ा बयान, सिद्धू को पूरा पंजाब नहीं सौंपा। उत्तर प्रदेश चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता को भुनाएगी भारतीय जनता पार्टी। सितंबर से हर महीने यूपी में प्रधानमंत्री 2 से 3 कार्यक्रम करेंगे। सरकारी प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन भी किया जाएगा और साथ ही साथ संगठन के कार्यक्रमों में भी हिस्सा लेंगे। गन्ना किसानों को मोदी सरकार का तोहफा, गन्ने के एफआरपी को बढ़ाया गया। 86,000 करोड़ रुपए का भुगतान भी होगा। तालिबान पर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत का बयान, किसी भी आतंकी घटना से निपटने के लिए सेना पूरी तरह तैयार। केरला में कोरोना एक बार फिर तेज गति से बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटे में पूरे देश में कोरोना जितने केस आए हैं उसमें से 64% केस जो हैं वो मात्र केरला से हैं। केरला में 173 लोगों की जान भी चली गई है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा हुआ क्यों अचानक केरला में कोरोना का विस्फोट हो रहा है। वो राज्य जिसको एक मॉडल राज्य के तौर पर प्रस्तुत किया जा रहा था पहली और दूसरी लहर में। इसका जवाब सीधा सीधा है कि ओणम में जो भीड़ आई उस पर कोई रोक टोक नहीं। इसका जवाब है मुहर्रम के लिए निकली जो भीड़ थी उस पर कोई रोक टोक नहीं। केरल में मुहर्रम और ओणम दोनों जोर शोर से मनाया गया। इससे पहले आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट ने भी ईद के टाइम पर कहा था कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, पर हम इस पर कोई ऑर्डर अभी नहीं देंगे क्योंकि ईद तब तक बिल्कुल सर पर आ गई थी। और इसी के बीच जिस तरीके की तैयारियों में लोग बाहर निकले, इन पूरे त्योहारों की तैयारियों में मार्केट में भीड़ खूब दिखाई पड़ी, बाजारों में भीड़ खूब दिखाई पड़ी। नतीजा यह हुआ कि केरला में जो अब केस बढ़ रहे हैं वो पूरे देश के लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय बनता जा रहा है। सबसे पहले आपको दिखाते हैं अपनी रिपोर्ट। कोरोना की बेकाबू रफ्तार सिर्फ केरल में 24,000 के पार। देश भर में कम हो रहे कोरोना मामलों के बीच केरल में वायरस के नए मामलों की संख्या एक बार फिर बेकाबू हो गई।
केरल में पिछले 24 घंटे में आए कोरोना के नए केस ने पिछले 3 महीनों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। केरल में 24,296 कोरोना के नए केस दर्ज किए गए, जबकि जानलेवा वायरस की वजह से 173 लोगों की मौत हो गई। केरल में संक्रमण फुल स्पीड में क्यों है, अब इसके पीछे की वजह जान लीजिए। पूरे देश भर में 23 तारीख को ओणम का त्योहार मनाया गया। ओणम को लेकर केरल में लोगों को सरकार की तरफ से छूट दी गई। कोच्चि में लोगों ने ओणम का त्योहार मनाया। मंदिरों में लोगों की भीड़ जुटी। एर्नाकुलम में भी बाजार खुले। बाजार में लोग त्योहार की शॉपिंग करते दिखे। ओणम के मौके पर तिरुवनंतपुरम के बाजारों में भीड़ दिखी। लोग कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाते दिखे। केरल में पिछले 24 घंटों में कोरोना के मामले बढ़े हैं। केरल में बढ़ते कोरोना के ग्राफ को काफी चिंताजनक माना जा रहा है। 23 अगस्त को केरल में ओणम का त्योहार मनाया गया। त्योहार के दौरान बाजारों में उमड़ी भीड़ और बढ़ती गई लापरवाही को बढ़ते कोरोना की वजह माना जा रहा है। केरल में पिछले 3 दिनों में कोरोना के केस कैसे बढ़े, कितने ठीक हुए और कितनी मौत हुई, ये आपको समझाते हैं। 22 अगस्त को केरल में 10,402 नए केस आए थे। 23 अगस्त को ये बढ़कर 13,383 हो गए, जिसके बाद 24 अगस्त यानी कल ये दोगुने से भी ज्यादा बढ़कर 24,296 हो गए। केरल में कोरोना से ठीक होने वालों की संख्या 22 अगस्त को 25,586 थी। 23 अगस्त को 21,942, वहीं 24 अगस्त को ठीक होने वालों की संख्या 19,349 हो गई। इसके अलावा 22 और 23 अगस्त को 66 और 90 लोगों की कोरोना से मौत हुई। 24 अगस्त को मरने वालों की संख्या में तेजी आई और आंकड़ा 173 पहुंच गया। अब बात केरल में कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित 3 जिलों की। पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा केस एर्नाकुलम जिले में आए। यहाँ 3,149 नए संक्रमित मिले। त्रिशूर में नए संक्रमितों की संख्या 3,040 रही। वहीं कोझिकोड में 2,875 नए संक्रमित मिले। पहले ईद में ढिलाई और अब ओणम के त्योहार में छूट। त्योहारों के वक्त बाजारों में लगने वाली भीड़ कोरोना को न्योता दे रही है। देश तीसरी लहर के मुहाने पर खड़ा है। देश में अभी दशहरा और दिवाली जैसे त्योहार आने हैं। ऐसे में अगर कोरोना के नियमों की अनदेखी करती भीड़ बाजारों में फिर जुटी तो ये कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई को और कमजोर कर सकता है। ये एक आपको सिर्फ बताने के लिए था कि किस तरीके से केरला में जो केसेस हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। मैं एक और तरीके से आपको दिखाना चाहता हूं कि किस तरीके से केरला पूरी तरीके से मुसीबत बना हुआ है पूरे देश के लिए। और वो मैं सिर्फ इसलिए बोल रहा हूं कि वहां पर जो ढिलाई बरती गई उससे केसेस जो हैं वो लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। अब आपको पिछले 3 महीने के जो आंकड़े हैं उनके जरिए समझाते हैं कि कैसे देश के मुकाबले केरला के केसेस जो हैं वो किस तरीके से खड़े हुए हैं। 20 जून की अगर हम बात करें तो देश में 53,439 केस थे और केरला में उस समय 11,647 केस थे। ये 20 जून की बात है। एक महीना आगे आ जाइए, 20 जुलाई पे ले चलते हैं। देश में 42,015 केस थे। केरला में उस दिन 16,848 केस दर्ज हुए। अब आइए 20 अगस्त, देश में 34,457 केस, केरला में 20,222 केस। आधे से ज्यादा केसेस जो हैं वो अकेले केरला से आ रहे हैं। आपको इससे कम से कम ये समझने को जरूर आसानी मिलेगी कि किस तरीके से केरला में जो लगाम है केसेस की उस पर कंट्रोल नहीं लगाया जा पा रहा है। अब केरला का हाल आपने जरूर देखा। ये एक चिंता का विषय, हम सबको सोचना होगा कि ऐसा और देश के किसी हिस्से में ना हो। अभी भी जो वार्निंग्स हैं वो एक तीसरी लहर की वार्निंग्स हैं, वो अभी तक पूरी तरीके से गई नहीं है। अब बात करते हैं कोरोना और बच्चों के लिए जो स्कूल खुलने वाले हैं उसके बारे में। देश के कई राज्यों में स्कूल खोल दिए गए हैं, कई राज्यों में स्कूल खुलने वाले हैं, लेकिन बच्चों में बढ़ते हुए संक्रमण को देखते हुए एक बार फिर यही सवाल आता है कि क्या इस समय स्कूल खोलना सुरक्षित है या बच्चे कब तक घर पर रह सकते हैं। जिन राज्यों ने स्कूल खोल दिए हैं वहां पर जहां जहां कोरोना के केसेस आए उन्होंने दोबारा वहां पे स्कूल बंद करे, कुछ और सोचने की कोशिश करी। जिन्होंने अभी स्कूल खोले नहीं हैं वो अब इस फैसले को पूरी तरीके से लागू करना चाहते हैं। पूरे देश में अब ये बहस चल रही है कि क्या बच्चों को वापस स्कूल भेजना सुरक्षित होगा। इस बीच दिल्ली में भी स्कूल खोलने की तैयारी है। देश में कोरोना के मामलों में कमी आई है। ऐसे में कोरोना मामलों के कारण बंद किए गए स्कूल अब धीरे धीरे करके खुलने शुरू हो गए हैं। कई राज्यों में पढ़ाई के लिए स्कूल खुल गए हैं तो कई राज्यों में 1 सितंबर से स्कूल खोलने का फैसला लिया गया है।
सबसे पहले उन राज्यों की बात जहां 1 सितंबर से स्कूल खुलेंगे। उत्तर प्रदेश में पहली क्लास से लेकर 5वीं क्लास तक स्कूल खुलने वाले हैं। तेलंगाना में भी सभी स्कूल कॉलेजेस को 1 सितंबर से फिर से खोलने की मंजूरी मिल गई है। पुदुचेरी सरकार ने भी सभी स्कूल और कॉलेजों को 1 सितंबर 2021 से खोले जाने की अनुमति दे दी है। इसी बीच दिल्ली एक ऐसा राज्य है जहां स्कूल खुलने को लेकर अभी तक कोई फैसला नहीं किया गया। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि वो अभी इस मामले पर विचार कर रहे हैं। दूसरे स्टेट से एक्सपीरियंसेस आए वो थोड़े से मिक्स्ड से हैं। सो अभी भी सिचुएशन के ऊपर नज़र रखे हुए हैं, बिकॉज बच्चों के साथ किसी भी तरह का हम लोग वो नहीं लेना चाहते। हम भी जल्दी से जल्दी स्कूल खोलना चाहते हैं। तो जब भी कोई इस बारे में अगला निर्णय होगा हम आपको बताएंगे। ज्यादातर राज्यों ने स्कूल खोलने का फैसला तो ले लिया है, लेकिन चिंता बच्चों की सेहत को लेकर है। 18 साल से कम उम्र वाले बच्चों के लिए जाइडस कैडिला का ZYCOV-D को DCGI ने इमरजेंसी यूज की मंजूरी तो दे दी है, लेकिन अभी इसके तीसरे फेज का ट्रायल पूरा नहीं हुआ है। ऐसे में ये वैक्सीन स्कूल जाने वाले बच्चों पर कितनी कारगर रहने वाली है, इस बारे में डॉक्टर्स की अलग अलग राय है। फेज 1, फेज 2, फेज 3 हमने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया, बट जब तक पब्लिक डोमेन में कोई डेटा ना आ जाए तब तक जो है इस पर कमेंट्स करना कि कितना फ़ायदा होगा नुकसान होगा, ये कहना बहुत ही मुश्किल है। नहीं मैं कह सकता हूँ कि बहुत ही फ़ायदा करेगा, नहीं मैं ये कह सकता हूँ कि बहुत ही नुकसान करेगा, क्योंकि एविडेंस पे बातें करनी चाहिए। स्कूल खुलेंगे तो बच्चे ऑटोमेटिकली एक दूसरे के साथ कॉन्ग्रीगेट करेंगे, मिलेंगे वहाँ, और ट्रांसमिशन का चांस और बढ़ेगा क्योंकि वो इकट्ठे होंगे। और सिर्फ कोविड नहीं, बाकी और बीमारियों का भी उनको डेंजर है। अब एक माँ या बाप को क्या लेनी देनी कि उसका बच्चा केवल कोविड से ग्रस्त है या उसको कोई और बीमारी से ही फेटलिटी हो जाती है। अपना बच्चा सबको प्यारा है। स्कूल खुले तो बच्चों पर कोरोना का खतरा है, और नहीं खुले तो उनके भविष्य को खतरा है, क्योंकि 1 साल से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। बच्चे कोरोना के कारण स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। ऐसे में बच्चों के भविष्य का क्या होगा, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल बना हुआ है। पुलकित नागर के साथ हर्षा चांदवानी, टाइम्स नाउ, नवभारत। क्योंकि अब दिल्ली में स्कूल खुलने वाले हैं तो मैं आपको सीधे सीधे बताता हूं दिल्ली में भी कोरोना का हाल क्या है, क्योंकि ये सबसे बड़ा जरूरी फैक्टर होगा स्कूल खोलने से पहले। दिल्ली में पिछले कुछ दिनों में किस तरीके के केसेस रिकॉर्ड करे गए ये आपको दिखाते हैं। 22 अगस्त को जिस तरीके से आपने देख रहे हैं, इसको बंद कर देता हूं, आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। ये जो 22 अगस्त को आप जो केसेस देख रहे हैं, कुल मिलाकर जो 24 केस आए, 56 लोग ठीक हुए, कोई मौत नहीं हुई भगवान की दया से। 17 केस 23 अगस्त को, 41 लोग ठीक हुए, कोई मौत नहीं। 24 अगस्त को केस थोड़े बड़े हैं, 151 केस आए हैं, 114 लोग ठीक हुए हैं, पर फिर भी मौतों का जो आंकड़ा है वो 0 पर ही है। ये सबसे ज्यादा अभी तक की बढ़िया बात पिछले कुछ दिनों में दिल्ली में देखने को मिल रही है। आपको साथ ही साथ मिलवाते हैं हमारे कुछ मेहमानों से, जिनसे इस बारे में और भी बात करेंगे कि कितना सेफ है इस समय बच्चों को स्कूल भेजना। डॉक्टर रजनीश कपूर हमारे साथ मिल रहे हैं मेदांता अस्पताल से। वो हमें बताएंगे कि किस तरीके की तैयारियों की करनी चाहिए। दीपक कुमार साहब हैं, कोविड टास्क फोर्स के मेंबर हैं, और साथ ही साथ आतिशी मारलेना हमारे साथ जुड़ रही हैं। आतिशी आम आदमी पार्टी की विधायक हैं, और दिल्ली में अगर एजुकेशन मॉडल की बात करें तो उसमें आतिशी का बहुत बड़ा योगदान है। दिल्ली का अगर एजुकेशन मॉडल की बात करते हैं तो वो बहुत बारीकी समझती हैं और जुड़ी हुई हैं जो पूरा डिसीजन होगा कि किस तरीके से स्कूल्स खुलने चाहिए। आतिशी, सबसे पहले मैं आपसे ही पूछना चाहूंगा, आज हमने देखा कि जो आपने टास्क फोर्स बनाई थी उसने कुछ रिकमेंडेशंस दी हैं। क्या दिल्ली सरकार अब पूरी तरीके से तैयार है स्कूल खोलने के लिए? देखिए अंकित जी, ये सवाल अब कई दिनों से पेरेंट्स की तरफ से भी, स्कूलों की तरफ से भी आ रहा है कि स्कूल खुलने चाहिए। और यही कारण था कि हमने कुछ दिन पहले एक ओपन कॉल की थी पेरेंट्स को कि वो हमसे शेयर करें कि वो स्कूल खुलवाना चाहते हैं कि तकरीबन 68% पेरेंट्स आज के दिन में चाहते हैं कि स्कूल रीओपन होना चाहिए। इसके बाद डीडीएमए ने फैसला लिया था कि एक एक्सपर्ट कमेटी इस पूरे मैटर्स को बच्चों की हेल्थ एंड सेफ्टी के पर्सपेक्टिव से, बच्चों के एजुकेशनल लॉस के पर्सपेक्टिव से इस मैटर को देखे, और आज सुबह ही उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट को सबमिट किया। रिपोर्ट मैंने पढ़ी नहीं है अभी, लेकिन मोटे तौर पे अगर कहें तो रिपोर्ट में शायद 2-3 ऐसी रिकमेंडेशन दी हैं कि एक कि स्कूलों को अब खुलना चाहिए, दूसरा कि स्कूलों को फेज वाइज खुलना चाहिए, पहले बड़ों बच्चों के लिए, उसके बाद छोटे बच्चों के लिए, एक्सेट्रा। और अगर हम आप इस सिचुएशन को दोनों हेल्थ और एजुकेशन के पर्सपेक्टिव से देखें
तो देखिए, अगर हम हेल्थ केयर परस्पेक्टिव से देखते हैं तो दिल्ली में अब 2 महीने से ज्यादा से पॉजिटिविटी रेट 0.01% से भी कम। दैट मीन्स 100 में से सिर्फ एक व्यक्ति एक तरह से कोविड पॉजिटिव निकल रहा है। इतना कम पॉजिटिविटी रेट इतने लंबे समय तक, मुझे लगता है जब से ये पैंडेमिक की शुरुआत हुई है भारत में फ्रॉम अर्ली 2020, इतना लो पॉजिटिविटी रेट कभी भी हमने नहीं देखा। इसका शायद ये भी कारण है कि तकरीबन अब ऑलमोस्ट 70% दिल्ली की एडल्ट पॉपुलेशन को वैक्सीन की कम से कम एक डोज अब मिल चुकी। तो ये तो एक हेल्थ परस्पेक्टिव। सेकेंड, एजुकेशन लॉस भी एक बहुत सीरियस मुद्दा बनता जा रहा है। आपका एक टॉप 25% ऑफ पॉपुलेशन है जिसके पास डिवाइसेस का एक्सेस है, इंटरनेट एक्सेस है, जिनके लिए ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं, लेकिन बहुत बड़ा तबका ऐसा है बच्चों का जिनको 1.5 साल से वर्चुअली कुछ भी एजुकेशन का एक्सेस नहीं मिलता। बिल्कुल। इन बच्चों के फ्यूचर पर अभी बहुत सीरियस कॉन्सिक्वेंस आने वाला है। अगर हम स्कूल्स खोल के उनको कैचअप लर्निंग उनकी कैसे कराएं, इस पे अब हम सीरियसली सोचते नहीं है। तो हम एक लॉन्ग टर्म सोशल, एजुकेशनल, इकोनॉमिक क्राइसिस के लिए अपने आप को तैयार कर लेंगे अगर अब हम स्कूल खोलने के बारे में नहीं सोचते। ठीक है आतिश, मैं आपके पास वापस आता हूं क्योंकि और भी मैं आपसे कुछ चीज़ें पूछनी है। कई सारे माता पिता इसको बहुत उम्मीद लगा देख रहे होंगे कि वो किस तरीके से, क्योंकि बच्चों के लिए डॉक्टर रजनीश कपूर साहब, एक बड़ा असमंजस है माता पिता के लिए कि वो बैलेंस जो है कि बच्चों की जान बचाना ज़्यादा ज़रूरी है, अभी तक वैक्सीन नहीं आई है, पूरा कोरोना का खतरा टला नहीं है, तीसरी वेव की हम बार बार बात सुनते रहते हैं, और उनका एजुकेशन लॉस, इसके बीच में बैलेंस बनाना बहुत मुश्किल है। किन बातों पर ध्यान रखना चाहिए और क्या स्कूल अभी खुलने चाहिए? इट्स अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, मतलब आसान नहीं है ये तय करना सबके लिए, मैनेजमेंट के लिए, गवर्नमेंट के लिए, क्योंकि स्कूल खोलना ही एक प्रयास या एक एफर्ट नहीं होगा। क्या बच्चे या पेरेंट्स उनको स्कूल भेजेंगे, दैट्स ऑल्सो अनदर थिंग विच वी नीड टू फिगर आउट। तो आई थिंक पीछे भी हम ये बात करते रहे हैं, जो बच्चों में टीकाकरण है 12 से 18 साल में अभी एक सैंक्शन होने जा रहा है, अप्रूवल आया है, और मे बी नेक्स्ट 2-3 वीक्स इट में स्टार्ट। मुझे लगता है वो थोड़ा और जल्दी स्टार्ट होता, और अभी तक अगर 50% बच्चे वैक्सीनेट हो चुके होते तो वो काफी हेल्पफुल रहता इस डिसीजन के पक्ष में जी। और अभी भी अगर हम उसको तेज गति से एग्जीक्यूट कर सकें इस डिसीजन को, जो 12 से 18 साल के बच्चे हैं, नाउ वी हैव अ वैक्सीन, ठीक है, और थोड़ा सा उसको जो रोड ब्लॉक्स हैं, जहाँ स्टम्बलिंग ब्लॉक्स हैं, उनको तेज गति से वैक्सीन को उपलब्ध करा के जल्दी से बच्चों को लगवाया जाए, एंड देन आफ्टर फ्यू वीक्स ऑफ दैट, once they have a good antibody titer, because ये देखा गया वैक्सीनेशन के बाद दो हफ्ता के बाद एंटीबॉडी टाइटर बनना स्टार्ट हो जाता है जी। तो सबसे इजी और सबसे स्मूथ प्रोसेस तो वही होगा स्कूल खुलने के लिए, जहां बच्चे, पेरेंट्स और सभी मैनेजमेंट के लोग भी सिक्योर और सेफ फील करेंगे स्कूल खुलने के लिए। अगर उससे पहले स्कूल खुलने की बात है, आई एग्री विद द वर्जन प्रेजेंटेड हियर, क्योंकि मेंटल इश्यूज भी हो रहे हैं बच्चों के साथ, उनका एजुकेशन लॉस भी है, बट कहीं ना कहीं एक कंसेंसस अभी भी डेवलप नहीं हो पाया है। अगर उससे पहले सोचें तो आई थिंक 25% को करके ही सोचा जा सकता है। 25% बच्चे आए, अगले दिन उसके 25% बच्चे आए, इसी तरीके से ही पॉसिबिलिटी हो सकती है। पर कुछ ना कुछ तरीका अब सोचना जरूर पड़ेगा, इसको और टाला नहीं जा सकता, कुछ ना कुछ तरीका और सोचना जरूर पड़ेगा। फॉर्मूला क्या होगा उसके ऊपर बात हो सकती है। डॉक्टर दीपक कपूर, आप कोविड टास्क फोर्स में बहुत क्लोजली काम कर रहे हैं, दिल्ली के अंदर केसेस फिलहाल बहुत कम हैं, क्या ये बिल्कुल सही समय है स्कूल खोलने का, और किस फॉर्मूले पर स्कूल खुलने चाहिए? मैं रोटरी इंटरनेशनल को रिप्रेजेंट कर रहा हूं कोविड टास्क फोर्स पे, और हमारा ये विचार है कि एजुकेशन को सैक्रिफाइस करना किसी कारणवश भी खतरे से मुक्त नहीं है। हमारी अगर आज पॉपुलेशन बढ़ती है, या हेल्थ स्टेटस पुअर है, या नौकरियां नहीं है, इन सब के लिए इन द लॉन्ग टर्म एजुकेशन इज अ मस्ट। तो हमें जल्द से जल्द स्कूलों को खुलना चाहिए। और इसमें एक बात कहना चाहूँगा, परहैप्स जैसे
वैक्सीन अवेलेबल हो, हमें स्कूलों में ही शिविर लगाने चाहिए, कैंप लगाने चाहिए, जहां पहले 12 से 18 वर्ष तक की आयु के बच्चों को बुलाया जाए, जी, उनको इम्यूनाइज किया जाए। और जैसे अभी डॉक्टर कपूर ने कहा, वो 2 हफ्ते बाद फिर क्लासेस पे आ सकते हैं। इसी प्रकार स्टैगर करके अगर हम उन बच्चों को वहां बुला के स्कूलों में ही वैक्सीनेट करें, दैट कुड बी अ वे आउट। और उससे थोड़ा कॉन्फिडेंस ही बढ़ेगा। आतिशी, मैं यही सवाल आपसे पूछना चाहता था, क्योंकि कई राज्यों में स्कूल खुल गए हैं, आप उसको बहुत क्लोजली मॉनिटर भी कर रहे होंगे। एक्सपीरियंसेस किस तरीके के अभी आपने देखे हैं जिन जिन राज्यों में स्कूल खुले हैं? क्योंकि कई जगह से, हिमाचल हो या हरियाणा, वहां से स्कूल खुलने के बाद कुछ स्कूल्स में कोरोना से प्रभावित हुए बच्चे, संक्रमित हुए बच्चे, तो आपका क्या एक्सपीरियंस अभी तक आप लोग उसमें से देख पाए हैं? कैसे आप एश्योर करेंगे कि पेरेंट्स अगर आप स्कूल खोलें तो उनके मन में कोई संशय ना रहे? देखिए अंकित, एक तो सबसे पहली बात यह है कि अगर स्कूल खुलते भी हैं तो एक तो उसका ये फैसला अभी फाइनल हुआ नहीं है, अभी तो हमारे पास टास्क फोर्स की रिकमेंडेशंस आई हैं। अगर स्कूल खुलते भी हैं तो अभी बच्चों का आना कंपलसरी नहीं होगा, ओनली अगर है तो अभी दोनों मोड्स कंटिन्यू करेंगे, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन। तो जो पेरेंट्स अपने बच्चों को घर पर रखकर ऑनलाइन एजुकेशन कंटिन्यू करवाना चाहते हैं, वो ऑप्शन भी मौजूद है। तो जिस तरह से अभी टीचर्स ऑनलाइन पढ़ा रही हैं, जो वो क्लासरूम में भी पढ़ाएंगे वो भी ऑनलाइन स्ट्रीम होता रहेगा फॉर द अवेलेबिलिटी ऑफ चिल्ड्रन जो घर में बैठ के अपनी पढ़ाई को करना चाहते हैं। दूसरी बात, आई थिंक इंटरेस्टिंगली, एक्सपीरियंसेस सिर्फ देश के अपने राज्यों के नहीं है, हमारे पास अब दुनिया भर के एक्सपीरियंसेस आ रहे हैं। पैंडेमिक ने सिर्फ एक देश को नहीं असर किया है, पूरी दुनिया को किया। और अगर आप भारत उन देशों में से है, तकरीबन बहुत कम ऐसे देश बचे हैं जिन्होंने पोस्ट पैंडेमिक स्कूल रीओपनिंग नहीं की है। तकरीबन दुनिया भर में सभी देशों ने। आतिशी, आपसे संपर्क टूट रहा है, कुछ मुझे लगता है कनेक्शन का प्रॉब्लम है। कोशिश करते हैं उसको थोड़ा सुधारने की। आपसे संपर्क टूट रहा है, आवाज नहीं आ रही है, आपका फ्रेम भी फ्रीज हो रहा है, तो कोशिश करते हैं सुधारने की। पर डॉक्टर रजनीश कपूर, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि ये एक वाजिब चिंता जरूर है पेरेंट्स के लिए कि आप कैसे इंश्योर करेंगे कि सारे टीचर्स वहां पर वैक्सीनेटेड हों, कम से कम जितना स्कूल का स्टाफ है जो बसेस में उनको लेकर जाएगा। इन सब चीजों को जब तक एक पूरा प्लान नहीं सामने आएगा तब तक उनके लिए परेशानी रहेगी, क्योंकि कई जगह पे स्कूल खुले हैं और वहां पर केसेस कोरोना के रिपोर्ट हुए हैं। बिल्कुल, सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। एक नी जर्क रिएक्शन में अगर ये डिसीजन ले भी लिया जाता है, अभी स्कूल खोल दिए जाएं, तो मेरा फर्स्ट इंस्टिंक्ट ये है भी 90% बच्चे या पेरेंट्स कहीं ना कहीं से रेजिस्टेंस आएगा एंड दे वॉन्ट बी रेडी टू कम टू स्कूल एंड दे वुड लाइक टू कंटिन्यू विद ऑनलाइन क्लासेस until unless the major solution of the whole issue is vaccination. I'm telling you, हमें उस बारे में ही बात करना चाहिए और प्रेशर होना चाहिए गवर्नमेंट पे भी कैसे बच्चों को जल्द से जल्द वैक्सीनेट करें. I think we are already delayed by 3 or 4 months. Pfizer was there, we could have imported Pfizer और वो बच्चों पे लगाना शुरू कर चुके होते और एक पेस पकड़ के लगा दिया जाता, क्योंकि वो एक सेपरेट सेगमेंट है. उसको हम बाकी सेगमेंट से ओवरलैप मत करें. बच्चों का एक अलग सेंसस बने जो कि बहुत आसान है. स्कूल से ये देखा जाए कितने बच्चे हैं 12 साल से ऊपर 18 साल के बीच में, वो वैक्सीन स्कूल को प्रोवाइड किया जाए. बच्चे स्कूल में जाएं, वैक्सीनेट होकर वापस आएं और दो हफ्ता के बाद दे आर रेडी टू अटेंड स्कूल. I think that is the easiest and smoothest method by which schools can reopen. लेकिन डॉक्टर साहब, एक और डॉक्टर रजनीश कपूर, एक और चिंता बच्चों जो पेरेंट्स के मन में है वो ये है कि कई सारे एक कुछ स्टडीज आई हैं कि जिन बच्चों को पूरी तरीके से जो बाकी टीके लगने होते हैं, BCG हो या बाकी जो प्रोटेक्शन के टीके होते हैं, जिनको वो नहीं लगा होगा उनको डायरेक्टली अगर आप ये लगा देंगे कोरोना वैक्सीन, तो उससे उन्हें कुछ खतरा भी हो सकता है. क्या ऐसा भी कुछ चिंता है? तो ये जो सेगमेंट अभी हम ओपन करने जा रहे हैं 12 से 18 साल, उस सेगमेंट में ये प्रॉब्लम नहीं है. ये प्रॉब्लम उस सेगमेंट में है जहां हम 5 से 12 साल की बात करते हैं या 4 से 12 साल की बात करते हैं. 12 से 18 साल सेगमेंट में ये प्रॉब्लम नहीं है और वैक्सीन पूरी तरह सेफ है. यूएस में ऑलरेडी हम देख चुके हैं. आई डोंट थिंक उससे डरने का बात है. और एक सारी चीजों को हम जो भी डिस्कस करें,
एक चीज को साथ साथ बहुत अच्छे रूप में मान के चलें भी, वैक्सीनेशन का प्रेशर इतना होना चाहिए, बच्चों को वैक्सीनेट करें बिल्कुल, ताकि बच्चों के स्कूल रीओपन हो। डॉक्टर दीपक कपूर, अब अंत में आपसे समझना चाहूंगा, कब तक उम्मीद आप लगाए बैठे हैं कि वैक्सीन अवेलेबल होंगी? अभी तक तो सिर्फ उसके ट्रायल्स चल रहे हैं और सरकार ने उसको इमरजेंसी यूज का अप्रूवल दिया है, तो कब तक ये अवेलेबिलिटी जमीन पर दिखाई पड़ेगी? देखिए, गवर्नमेंट अप्रूवल तो बहुत ज़रूरी है, बिकॉज अपने बच्चों की सेहत को सेफगार्ड करना है। वी वांट टू इंश्योर कि इम्यूनाइजेशन से उनको कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो। दूसरा पॉइंट ये है कि जल्द से जल्द जितनी वैक्सीन अवेलेबल हो जी, अगर शॉर्टेज है तो उसको भी इस्तेमाल किया जाए टीचर्स और बच्चों के लिए। ठीक है, क्योंकि हम शादियां करने को मांग आती है, बैंक्वेट हॉल्स खोलने की मांग आती है, होटल्स रेस्टोरेंट्स खोलने की मांग आती है, इंडस्ट्रीज ऑफिसेज की आती है, बट आई बिलीव कि एजुकेशन सबसे जरूरी काम है और उसको इस ऑल्टर पे सैक्रिफाइस नहीं किया जाता। बहुत जरूरी बात है ये कि जिस तरीके से बाकी मांग आती है, बच्चों के लिए पढ़ाई बहुत ज्यादा जरूरी है, उनका जो फ्यूचर है वो दांव पे लगा हुआ है। हम बात कर रहे थे इसी पर कि स्कूल खुलने चाहिए, अगर खुलने चाहिए तो कैसे खुलने चाहिए। हमारे साथ जो मेहमान जुड़े थे, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं लोकतंत्र पे इस समय, वापस आ रहे हैं। खबरें आपके सरोकार की लोकतंत्र पर जारी रहेंगी।